खबर देख ही रहे थे और ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। खबर ये है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है वन नेशन वन इलेक्शन को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी एक देश एक चुनाव की ये जो ड्रीम कह दीजिए, प्रस्ताव कह दीजिए, वादा कह दीजिए, इसे केंद्र कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। दरअसल एक देश एक चुनाव के लिए केंद्र सरकार ने 2 सितंबर 2023 को उच्च स्तरीय कमेटी का एक गठन किया था। इसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में 8 लोग शामिल थे। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह थे, कांग्रेस लोकसभा दल के पूर्व नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद, वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव और चर्चित संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल थे। ये पूरी एक कमेटी थी। इसी कमेटी की रिपोर्ट को आज केंद्र कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दे दी है। इसके बाद खबरों के मुताबिक संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव को संसद के पटल पर रख दिया जाएगा। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए अभी एक लंबा रास्ता तय करना है, लेकिन उस दिशा में काम शुरू हो चुका है, ये कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इस प्रस्ताव के समर्थन में सरकार को लोकसभा में 362 और राज्यसभा में 163 सदस्यों की जरूरत होगी। और अगर दोनों सदनों में प्रस्ताव पास हो जाता है, तब देश के 28 विधानसभाओं में कम से कम 15 राज्यों की विधानसभा से इसे पास करवाना जरूरी हो जाएगा, इस प्रस्ताव को। इसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से यह बिल कानून में तब्दील होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस प्रस्ताव को ऐसे ही संसद के सामने रख दिया जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी पाने से पहले भी इस प्रस्ताव के लिए कोविंद कमेटी ने बहुत मेहनत की है। आपको बताया 191 डेज, एक देश एक चुनाव की 18,626 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार हुई है और इसमें 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के सामने रखे हैं। 47 इसमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में है, पक्ष में है। कांग्रेस के साथ 15 ऐसे राजनीतिक दल हैं जो इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि भारत में एक देश एक चुनाव कोई पहली मर्तबा करवाया जा रहा है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए, 1967 के लोकसभा चुनावों तक देश में एक साथ ही सारे चुनाव होते थे, या ये कह दीजिए एक ही चुनाव होता था। यानी पहले 4 लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ हुए हैं, लेकिन 1967 के बाद कई विधानसभाओं को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीच में ही बर्खास्त कर दिया था। 1966 से 1977 के बीच, मैं आपको आंकड़ा दे रही हूं, 36 बार इंदिरा गांधी सरकार ने राज्य की विरोधी पार्टी की सरकार को बर्खास्त किया। अब इसके साथ क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने 1972 में प्रस्तावित लोकसभा चुनाव को वक्त से पहले भी करवा दिया, 1971 में। इसकी वजह से कई राज्य के चुनाव अलग अलग वक्त पर होने लगे और इसीलिए कांग्रेस सहित 14 पार्टियां ये कह रही है कि ये प्रैक्टिकल रूप से संभव नहीं है। लेकिन इसको संभव करवाने के लिए कोविंद कमेटी ने पूरी रूपरेखा बता भी दी। क्या? रिपोर्ट के मुताबिक प्रस्ताव के कानून बनने के बाद होने वाले सभी विधानसभा चुनावों को 2029 के लोकसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया जाएगा। इसके लिए विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो जाएंगे। फिर दूसरे फेज में 100 दिन के अंदर लोकल बॉडी यानी कि पंचायत और नगर निकायों के चुनाव होंगे। ये रास्ता अख्तियार किया गया रिपोर्ट के मुताबिक। इसके लिए पूरे देश में एक वोटर लिस्ट बनाई जाएगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर सरकार इस कानून को लागू करने में कामयाब हो जाती है तो चुनाव पर जितना भी खर्च आ रहा है ना, उसका 30% सिर्फ इस्तेमाल होगा सारे चुनाव को करवा देने में। सिर्फ 30% ऑफ द एंटायर एक्सपेंडिचर जो अभी हो रहा है। यानी अगर आज चुनाव पर 100 रुपए खर्च हो रहे हैं ना, तो एक देश एक चुनाव लागू हो जाने के बाद सिर्फ 30 रुपए में पूरे देश भर के चुनाव हो जाएंगे। विधानसभाओं को भी जोड़ दीजिए। चुनाव के कारण हर 3 से 6 महीने के अंदर लगने वाली जो आचार संहिता है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को रुक जाना पड़ता है अपने काम को आगे ग्राउंड पर पहुंचाने, उससे आज़ादी मिल जाएगी।
क्योंकि अगर अभी से 2029 के लोकसभा चुनावों के बीच जितने विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है उसकी मैं बात कर लूं तो लगभग हर 6 महीने में किसी ना किसी राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर एक साथ देश में चुनाव हो भी जाते हैं तो अगर किसी राज्य की विधानसभा त्रिशंकु हो गई या किसी और वजह से विधानसभा 2034 से पहले भंग हो गई तो फिर क्या? यही सवाल अभी आरजेडी उठा भी रही थी। तो इसके लिए नियम बनाए हैं रिपोर्ट में। क्या है कि बीच में चुनाव की अगर नौबत आती है तो उपचुनावों की तरह विधानसभा का अल्पकालिक चुनाव जो बचे हुए वक्त के लिए होगा। यानी अगर किसी राज्य की विधानसभा में कार्यकाल पूरा होने के 3 साल पहले मान लीजिए सरकार अल्पमत में आ जाती है, हाँ विधानसभा भंग हो जाती है और चुनाव की नौबत आ जाती है, तो जो चुनाव है विधानसभा का कार्यकाल अगर जो चुनाव होगा वो सिर्फ और सिर्फ जो बचा हुआ टाइम है उसके लिए ही होगा। यही चीज लोकसभा के लिए भी लागू होगी। पक्षकार ये कहता है कि वन नेशन वन इलेक्शन लागू हो जाने से बड़े पैमाने पर खर्चा रुकेगा, प्रशासनिक दक्षता जो है वो बेहतर होगी और चूंकि एक ही बार में चुनाव हो जाएंगे तो वोटर टर्नआउट भी बढ़ जाएगा। लेकिन विपक्ष क्या कह रहा है? लोकतंत्र में ये संभव नहीं है, प्रैग्मेटिक नहीं है। वो कह रहे हैं अगर ये तो वन नेशन नो इलेक्शन की राह पर जा रहे हैं। क्या ऐसा है या फिर जो पक्ष कह रहा है और जो विपक्ष बता रहा है वो सही है? शुरू करते हैं गूंज। सारे खास मेहमान हमारे साथ इन सवालों का जवाब देने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आपको बता दें कि इस वक्त जवाब देने के लिए शिवम त्यागी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ अब से कुछ ही देर में मनोज काका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे। कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम आपको नजर आ रहे हैं, कांग्रेस का एक बार अभिन्न अंग रहे हैं। और बड़े अरसे बाद नवल किशोर जी आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी भी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आरजेडी के प्रवक्ता से करना चाहूंगी। अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, आप लोग पक्ष में हैं नवल जी कि इसके विरोध में हैं? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, हम लोग तो जो ऐतिहासिक सच्चाई है उसको बताते हुए कि वन नेशन वन इलेक्शन तो पहला आपने भी बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन 4 बार था। जो संसदीय प्रणाली में जो सरकार का चरित्र होता है, जैसे बनने और बिगड़ने का जो प्रक्रिया है, उसके आधार पे ये समय इधर उधर हुआ है। लोकसभा में तो आज भी एक ही इलेक्शन होता है। ये देखने योग्य या समझने योग्य बात है कि इनका इंटेंशन क्या है। अच्छा। और हमें लगता है या इस पार्टी को लगता है जो काम ये करते हैं उसका कोई भी सकारात्मक उद्देश्य नहीं होता है। और यहाँ पे भी आपने अभी बोला कि बचे हुए कार्यकाल के लिए चुनाव होगा। हमने तो जो बाई इलेक्शन था वो कैंडिडेट के लिए सुना था, एक क्षेत्र के लिए सुना था। यहाँ तो सरकार ही मध्यवर्ती चुनाव में चली जाएगी, सरकार ही कम समय के लिए चुनी जाएगी। ये पूरे विश्व में ऐसा कोई राजनीतिक सिद्धांत नहीं है जो ये कहे कि सरकार का चुनाव तो हो रहा है लेकिन 2.5 साल के लिए ही होगा या 2 साल के लिए होगा या 1 साल के लिए ही होगा। अगर हमें चुनाव बीच में कराना ही पड़ेगा तो फिर इस तरह का बात करने का क्या मतलब है। और जहाँ तक वन नेशन वन इलेक्शन है, आप तो अभी भी एक स्टेट का चुनाव जब कराते हैं तो 7-7 चरण लग जाता है आपको। तो ये अगर कोशिश ये होनी चाहिए कि क्या हम एक चरण में एक स्टेट का या लोकसभा का चुनाव एक बार में करा सकते हैं, कराना चाहिए। उससे आपके खर्चे उसमें कम हो सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब भी चुनाव की बात आती है लोकतंत्र में, जो संसदीय प्रणाली है उसमें ये हमेशा संभावना बनी रहेगी कि सरकारें जो हैं वो कब जाएंगी कब नहीं जाएंगी वो कंटिन्यूअस मेजोरिटी के आधार पे तय होता है। वो तो है, अध्यक्षीय प्रणाली तो है नहीं पर नवल किशोर जी, मैं आपके सारे संशय को भी समझ गई। हाँ, और आप ये कह रहे हैं कि नियत को लेकर हमें अभी भी भरोसा नहीं है। मैं वो दोनों सवाल समझ गई, लेकिन अब तक नहीं समझ पाई हूं कि आप इसके पक्ष में हैं कि विरोध में हैं। आप चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन हो कि ना हो? अगर हाँ या ना में जवाब मांगो।
नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। Okay. इसमें कहाँ Alright. संशय है आपको? ठीक है, ये क्यों नहीं बिल्कुल समझ नहीं। पाए आप अभी तक? ठीक बिल्कुल है, नहीं होना बिल्कुल चाहिए। नहीं होना चाहिए। शिवम त्यागी, और देश में नियत को और सारी लेकर। समस्याएं हैं, हाँ ठीक है, उसमें नवल विचार किशोर जी, होनी पहले चाहिए। पहले बस मैं ये समझना चाह रही थी, शिवम त्यागी आपने सुना, आपकी नियत को लेकर भरोसा नहीं है और इसलिए हम चाहते हैं कि अगर करवाना ही है तो एक फेज में करवा दीजिए सारे चुनाव। रूबिका जी, मैं थोड़ा सा रेफरेंस के साथ जाऊंगा। पुराने जमाने में ना इस देश में बहुत अलग अलग तरह के गैंग एक्टिव हुआ करते थे। जैसे चड्डी बनियान गैंग हो गया, मोटरसाइकिल चोर गैंग हो गया, कार चोर गैंग हो गया, गाँव में अलग अलग तरीके से गैंग होते थे। ये ना हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एंड टू बी प्रिसाइज इंडिया अलायंस एक नो गैंग बन के रह गया है। हर चीज में नो है। इनको किसी भी चीज में इंटेंशन हमारी सही नजर आती ही नहीं। हमने कहा 370 हटाते हैं, नो। हमने कहा 3 तलाक हटाते हैं, कहते नो। हमने कहा राम मंदिर बनाते हैं, कहते नो। हमने कहा जीएसटी लाते हैं, कहते नो। जिस भी फैसले को केंद्र सरकार इस देश की बेहतरी के लिए लेकर आई है, उस फैसले को इन्होंने क्रिटिसाइज ना किया हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे विपक्ष का मतलब नो गैंग नहीं होता भाई, उस पर विचार करिए, विमर्श कीजिए। अब एग्जाम्पल सही कहा आपने, 1952, 52, 57, इसके बाद 62, 67 ये चुनाव तो साथ ही हुए। हाँ। और 71 में चुनाव कोई संवैधानिक तरीके से जल्दी नहीं हुआ था। आपने सरकारें गिरा दी थी, इंदिरा जी के खिलाफ पार्टी में विरोध हो गया था, स्थिति बहुत खराब थी, सरकार अल्पमत में चली गई थी 70 में, इस वजह से 71 में चुनाव हुए और मामला सारा अलग अलग हो गया। आपने राज्यों की सरकारें गिनाई, सही 57 से आपने लेफ्ट की सरकार से लेकर और अंत तक सरकारें गिराते रहे। लेकिन उसके बाद जब कोई चीज, थोड़ा समय और दे दीजिए, उसके बाद जब कोई चीज खराब हो गई और आज हिंदुस्तान इस एक ऐसे माहौल में है जहां हम एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाकर सारे चुनाव साथ कर सकते हैं, क्या बुराई है? और इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि पैसा बचेगा। एक बुराई क्या डेटा के हिसाब से मैं डेटा का वक्त दूंगी, नहीं मैं शिवम आपको पूरा मौका दूंगी। मेरे 4 और मेहमान यहाँ पर बचे हुए हैं, कल की पीठाधीश्वर भी यहाँ पर आए हैं, वो डिबेट में हिस्सा नहीं लेंगे लेकिन हाँ अपनी कुछ बातें रखना चाहते हैं। आचार्य मुझे ये बताइए, इसमें किसी को दिक्कत क्या होनी चाहिए? मतलब पैसा बच रहा है, रिसोर्सेज बच रहे हैं, प्रशासनिक दक्षता आपकी ठीक ठाक हो रही है, और ऐसा तो है नहीं कि अचानक मोदी जी को ये एहसास हुआ कि अब जो है चुनाव मुझे करवाना ही नहीं है, 1 नेशन और नो इलेक्शन करवा दो। ये तो 4 जो पहले की सरकारें आई हैं, ये तो बाद में ये हुआ कि आपने एक जगह सरकार गिरा दी, एक जगह गवर्नर रूल लगा दिया, एक जगह प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, माफ कीजिए, इसीलिए ये माहौल बना और आपने इलेक्शन पहले करवा दिए 71 में। रूबिका, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये फैसला नरेंद्र मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी का अगर कोई फैसला है तो उसका समर्थन कैसे किया जा सकता है? कांग्रेस पार्टी उसका समर्थन कैसे करेगी? आरजेडी उसका समर्थन कैसे करेगी? ये सारे जितने राहुल गांधी जी के साथी सहयोगी हैं, मित्र मंडली है, ये उस फैसले का समर्थन नहीं कर सकते। अगर इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन देखा जाए तो 1 नेशन 1 इलेक्शन, इसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए, इसकी तो सराहना करनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी फैसला कोई भी सरकार लेती है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये है कि अगर वो देश के हित में है, आपने खुद अपने इंट्रो में बताया कि भाई 70% धन बचेगा, संपदा बचेगी, एनर्जी बचेगी, टाइम बचेगा, पूरा मशीनरी का इन्वॉल्वमेंट पूरे साल रहता है, तो वो सब चीज़ों से हम मुक्ति पाएंगे। और अगर एक देश में एक चुनाव हो जाए तो इसमें दिक्कत क्या है? मेरी समझ में ये नहीं आ रहा इसमें प्रॉब्लम क्या है। लेकिन मुझे जो लगता है सिर्फ ये प्रॉब्लम है कि ये फैसला मोदी जी का है। नरेंद्र मोदी का कोई भी फैसला उसका विरोध ना हो, ऐसा कैसे होगा? ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इनका सेकुलरिज्म खतरे में हो जाएगा, इनका विपक्ष का जो पूरा का पूरा जो इनका स्वरूप है वो बिगड़ जाएगा, विकृत हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी आज ये फैसला ले लें रूबिका कि भाई मैं इस देश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, तो सारा विपक्ष ये कहेगा नहीं साहब ये फैसला बहुत गलत है, आप इसको दोबारा इस पर पुनर्विचार करिए। तो इनको विरोध पॉलिसी का नहीं करना है, इनको विरोध करना है मोदी के डिसीजन का, नरेंद्र मोदी का डिसीजन जो भी है। हमें नियत पर भरोसा नहीं है। नियत कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बार इलेक्शन हो गए तो उसके बाद फिर कभी इलेक्शन होंगे ही नहीं, डर ये है हमको, ये कह रहे हैं नवल किशोर। नहीं, एक बात बताइए, जब लॉकडाउन हुआ तब भी लॉकडाउन का फैसला बड़ा मुश्किल फैसला था। सब कह रहे थे साहब ये हो ही नहीं सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा, हो गया। 370 नहीं हट सकती, ये पॉसिबल नहीं है साहब, हट गई। राम मंदिर नहीं बन सकता साहब, बन गया। 3 तलाक नहीं हट सकता था, हट गया। तो सवाल इस बात का है कि साहब हमें इनकी नीयत पे शक है। अरे भाई, आपको नरेंद्र मोदी जी की नीयत पर यकीन कब था?
नवल किशोर जी इतने विद्वान प्रवक्ता हैं, आरजेडी में बहुत कम लोग हैं जो इतने इंटेलेक्चुअल क्लास की डिबेट करते हैं, लेकिन वो भी कह रहे हैं साहब हमें इनकी नीयत पे शक है। भाई नवल किशोर जी से पूछिए कि इन्हें नरेंद्र मोदी की नीयत पे शक कब नहीं था? कौन सा ऐसा फैसला है मोदी गवर्नमेंट का जिसमें इन्हें उनकी नीयत पे यकीन था? तो मुझे लगता है पूरे विपक्ष को इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। अब ये कहते हैं साहब अगर किसी राज्य में सरकार गिर गई तो क्या होगा? नहीं, किसी राज्य में सरकार, अरे घर से निकलते हो, गाड़ी में बैठते हो, साहब मेरी गाड़ी की टक्कर हो गई तो क्या होगा? हवाई जहाज उड़ने से ऊपर जो गया, टेक ऑफ करती गिर गया तो क्या होगा? ऐसे थोड़ा ही होता, देश ऐसे नहीं चलता। नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसले लिए हैं उनको अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जाना चाहिए कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का समर्थन करना, बल्कि इसलिए किया जाना चाहिए उन्होंने इच्छा शक्ति जताई है। मतलब उन्होंने नया एक मॉडल पेश किया। देश के लिए एक बेहतर जो है कदम साबित हो सकता है। आचार्य, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगी कि 100% इस फैसले का स्वागत होना चाहिए। कुछ देर और रुके। नवल किशोर अब जुड़ चुके, चूंकि आपने ये सवाल पूछा है तो मैं चाहूंगी नवल किशोर जवाब दे दे और फिर मनोज काका। रूबिका मुझे कहीं जाना है। बस मैं आपसे मैं नवल जी की जवाब मैं 10 मिनट आपसे आज्ञा चाह रही हूँ बस। हाँ नवल जी जल्दी से 30 सेकंड में। नहीं, मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं सिर्फ इनसे पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में तो लोगों ने चुना था सरकार, क्यों चुनी हुई सरकार को खत्म कर दिया गया? अभी भाई साहब 370 की बात कर रहे थे, एक राज्य को आपने यूनियन टेरिटरी कर दिया। कौन सा बेहतरी क्या है? वन नेशन वन इलेक्शन से बेहतर क्या होगा ये बताइए ना। अगर आप खर्च की बात करते हैं तो स्टेट फंडिंग कर दीजिए, हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़े, सारा खर्च सरकार दे। क्यों उस पर, अगर उसी तरह का कार्यक्रम करना है, जो बात आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आप नाम लिखवाना चाहते हैं कि हमने वन नेशन वन इलेक्शन किया, फिर आने वाले दिन में वैसे ही स्थिति हो जाएगी और नहीं होगी। उसके लिए आप व्यवस्था करें कि जो सरकारें अगर बीच में जाएंगी तो उतनी ही समय के लिए सरकार होगा, 1 साल के लिए भी चुनाव होगा। तो जब आप इस तरह का काम होगा ही तो फिर अभी इस तरह का कदम उठाने का क्या फायदा है? अगर कुछ करना ही चाहिए आप, चूंकि हर एक पॉलिसी आपका फेल कर रहा है। 3 पॉइंट नवल जी, ये समस्या है आपकी। हाँ अच्छा, मायावती समर्थन कर रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको बता देना चाहती हूँ, समाजवादी पार्टी और आरजेडी की तरफ से नीयत पर यहां जरूर सवाल उठाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मायावती ने कहा है वन नेशन वन इलेक्शन के सपोर्ट में हम हैं, वन नेशन वन इलेक्शन का हम समर्थन करते हैं। मायावती ने बाकायदा ये पोस्ट किया है एक्स पर और उन्होंने ये बात लिखी है कि ये एक कदम जो है वो बेहतर साबित हो सकता है। मायावती, इसका उद्देश्य देश और जनहित अगर है, होना चाहिए, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसी बड़ी खबर को अब आगे ले जा रही हूं। मनोज काका, मायावती समर्थन में, नियत पर आपको भी शक है? आपके पार्टी के तो एक विधायक बाकायदा समर्थन में आ गए हैं, बोल रहे हैं हाँ हो जाना चाहिए। मैं नहीं सुना कि विधायक के आप बातों से कितना सहमत हैं, असहमत हैं, और विधायक की किसी बात का नहीं, पार्टी की राय पर मैं समझता हूं कि आप जैसे विदुषी पत्रकार को कम से कम पार्टी के राय के पर अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। एक वो जो बात है रूबिका की, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, अपील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। तो ये भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट को, जो लंपट हैं, उनको कम से कम कुछ चीजें पढ़ लिख करके आनी चाहिए। इस देश में न्यायमूर्ति BS चौहान की विधि आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार, विधि आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो बात आती है कि जो सरकार के बनाई कमेटी ने, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उस कमेटी में कौन लोग हैं आप जानती हैं? क्या अपोजिशन का कोई व्यक्ति है? लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, और जिसको एक कुछ तानाशाह अब इस देश को आपके माध्यम से 140 करोड़ लोग जाने कि इस देश को रसिया और चाइना बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं, जिसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुत्सित प्रयास है कि इस देश में संविधान अप्रासंगिक कैसे हो, हमारा संघीय ढांचा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जान लीजिए कि समाजवादी, मैं जान गई मनोज काका, लेकिन ये रशिया और चीन ये पहले था क्या? पहले 4 चुनाव जब हो रहे थे, जब 4 सरकारें आई, तब ये रशिया और चीन था।
तब तो वन नेशन वन इलेक्शन था मनोज जी। नहीं था। क्या नहीं था? आपने ठीक कहा, तब चीन और रशिया की बात नहीं होती थी, लेकिन आज जो है 1967 तक हुआ। आपके संज्ञान है, तू बताना चाहेंगे आप ही के भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि इस देश के 14 से लेकर के वो 24 तक आपने और 14 चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। वहाँ सरकारें, गोवा में किसका बहुमत था, मणिपुर में किसका बहुमत था, महाराष्ट्र में किसका बहुमत था? आपने सवाल किया? थोड़ा आपको कड़े शब्दों में सवाल करना चाहिए भारतीय जनता मनोज पार्टी काका, के आप यहाँ से वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चचा टूट कर गए, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी शिवपाल चचा की होगी कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी? आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, शिवपाल यादव अगर आपकी पार्टी को छोड़कर जाते हैं तो इसकी जिम्मेदारी शिवपाल यादव की होगी, अखिलेश यादव की होगी कि मोदी की होगी? किसकी होगी? अरे इसकी जिम्मेदारी हमारी होगी, हम उस जिम्मेदारी को बखूबी निर्वहन करेंगे। तो बात खत्म हो गई है। शिवम त्यागी जवाब दे दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इट इज कमिंग बैक टू द सेम थिंग। थैंक यू। अब मैं सिर्फ मनोज जी रुक जाइए। मनोज जी, मैंने पूरा मौका दिया है। मनोज जी रुक जाइए। बस छोटा सा रुक सुन लीजिए, मैं गांव से आपके संवाद में जुड़ा हूं। अच्छा ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों को खरीदती है, हाँ। वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने पर नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे दें? जो नो गेम बता रहे थे, इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी? बताओ। इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूँ मैं। शिवम त्यागी जल्दी से जवाब दीजिए। केंद्र में आपकी ठीक है सर, मान गई। हाँ, एक तो ये समाजवादी जो मतलब ये बिल्कुल अनपढ़ों की तरह, बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? कांग्रेस ने अपने समय में 90 सरकारें गिराई। बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर। चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने कहा कि हिंदुस्तान चाइना और रशिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 52, 57, 62, 67 में जब चुनाव हुए, जब क्यों रशिया नहीं हुआ भाई? और कैसे रशिया हो जाएगा जब इस देश में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सरकारें गिराई? 90। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वो अनपढ़ों वाली बातें करनी है। मैं सिर्फ साफ कहना चाहता हूँ, ना हिंदुस्तान रशिया बनने वाला है, ना हिंदुस्तान चाइना बनने वाला है। लेकिन ये समाजवादी वाले जो हैं, ये इस देश को निहायत ही बेवकूफ जरूर बनाएंगे। और मैं एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूँ इनको। इन्होंने कहा कि इस तरह की स्थितियां हैं, कौन भरोसा करेगा? हम पर हर इस देश ने, हम पर इस देश ने भरोसा किया। मनोज काका का भरोसा चाहिए नहीं हमें। हमने राम मंदिर बनाया, देश ने भरोसा किया। हमने 370 हटाया, देश ने भरोसा किया। हमने 3 तलाक हटाया, देश ने भरोसा किया। हम जीएसटी लेकर आए, देश ने भरोसा किया। इन सब निर्णयों के बाद भी भाजपा सरकार में है एनडीए के साथ। अरे पर नहीं चाहिए आपका भरोसा हमें। एक सेकंड शिवम, एक सवाल ये पूछा जा रहा है ना, उन्होंने प्रेसिडेंट रूल लागू कर दिया। मनोज काका, पीछे चलती ट्रेन की तरह आप भी चलते ही रहेंगे तो मैं डिबेट कैसे करूंगी? रुक जाइए ना भैया, रुकिए ना। शिवम, सवाल ये है कि 90 सरकारें कांग्रेस ने गिराई। आप पर यह आरोप लगता है कि आप तो चुनी हुई सरकार जो है उसको जो अपने पक्ष में कर लेते हैं। अभी उन्होंने राज्यों के नाम गिना दिए। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे में आप पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद सबका सब जो है आप ही का नहीं हो जाएगा? मल्टीपल इलेक्शंस में अगर सरकार गिर रही है और देश सही चल रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? अगर समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी तो लेंगे नहीं, अमित शाह जी तो लेंगे नहीं, उनको खुद को लेनी पड़ेगी। अगर वो उनकी पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनके साथ नहीं चलना चाहते, अब मुलायम सिंह यादव के साथ पूरा जीवन रहने वाले उनके भाई उनके बेटे के साथ नहीं रहना चाहते, मैं क्या करूं भाई? इसमें
समाजवादी पार्टी में कई मामला है, वो जाने परिवार में जो है। अब अगर इनके जो परिवार के जो मुलायम सिंह यादव के जो बेटे हैं, जो उनकी वाइफ है, अगर वो इनके साथ नहीं रहना चाहते तो मैं क्या करूं भाई? मनोज काका सुनिए ना, नहीं रहना चाहते वो लोग आपके साथ। मनोज काका, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अभी वन नेशन पर ही आप अपने विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो रविदास मेहरोत्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। आप कह रहे हैं एक ये सर्वदलीय बैठक की जो आप बात करें, नहीं सर, आपने टिकट दिया ऐसा ना ऐसे उन्हें कमतर मत किया, ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं वो, छोटा मत किया है, छोटे मोटे नेता नहीं है वो, कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश सरकार में। सर बयान जो आपके पक्ष में अगर वो बयान नहीं है तो आप अपने ही विधायक को कमतर साबित कर लेंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। आप ही के विधायक है भाई, छोटे मोटे आदमी। भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपकी ज्यादा रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के हैं, भारतीय जनता पार्टी के रविदास मेहरोत्रा। कहिए कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पर कैसे बात करूं और इसीलिए मैं बीजेपी कर रहा हूं। मनोज काका ये कह दीजिए, आप न्यायमूर्ति बीएस चौहान की रिपोर्ट पढ़ सकते हैं? मैं ये बोल रही, मैं सारी रिपोर्ट पढ़ने को तैयार हूं। आप रविदास मेहरोत्रा का बयान पढ़ लीजिए एक बार। हर्षवर्धन जी, बात अब इस बात पर आकर टिकी है कि ये पास हो भी पाएगा। बीजेपी की नीयत है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये सपना है जिसे वो साकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राह तो बड़ी लंबी है। इस वक्त जो बहस चल रही है, इससे लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सपना पूर्ण हो पाएगा? रुबिका जी, सबसे पहले तो ये कि देश में एक साथ चुनाव हो, ये कोई नरेंद्र मोदी भर का सपना क्यों हो, ये तो देश के हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए। और ये सपने की बात नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं कि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है, एक दूसरे के प्रति अभद्र हो जाते हैं। कुछ भी बहस में कोई एकेडमिक बात करने की बजाय, कोई लॉजिक की बजाय सीधे निशाना किसी पर लगाकर कुछ साधने की कोशिश होती है। लोकतंत्र है, लोकसभा और राज्यसभा में नंबर नहीं होंगे तो गिर जाएगा। तो आप तय कर लीजिए कि उतने नंबर नहीं लाने देंगे। खतरा यहां इनको ये लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसको देश की जनता ऐसे देख रही कि जिन विषयों को राजनीतिक दल छूना नहीं चाहते थे, अकल्पनीय बताते थे। 370 को भी तो अकल्पनीय बताते थे ना, कहते थे ना कि ये संभव नहीं है। आज उसी जम्मू कश्मीर में जिस वक्त हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या शानदार मतदान हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही थोड़ी ना वोट करने वाले, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं। तो क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कोई उनको अलग से कह दिया जाए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अब तुम्हारा एक वोट सिर्फ मोदी को जाएगा? कभी कभी समझदारी जब बहुत ज्यादा चरम पर हो जाती है तो इस तरह के कुतर्क दिए जाते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूं, इसको सदन के भीतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, एक दूसरे के सामने आप तर्क लेकर आइए, उसमें जो ठीक नहीं होगा उसको बताइए। अभी भी जो रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में समिति बनी है, उसने सभी पार्टियों से कहा है, जिन पार्टियों को ठीक लगा वो उसके पक्ष में खड़ी है, जिनको ठीक नहीं लगा उन्होंने बताया कि भाई हमको ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कितनी अच्छी बात कही। आप सुनिए ना हर्षवर्धन जी, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, और ये तो मनोज काका भी समझते हैं और नवल भाई भी इस बात को समझ रहे हैं। अगर आज की तारीख में नरेंद्र मोदी ऑक्सीजन के पक्ष में आ जाए और ऑक्सीजन को लेकर कोई पेपर वेपर ले आए, तो मैं आपको बता रही हूँ विपक्ष की तरफ से ऑक्सीजन का भी विरोध हो जाएगा। ये इस हद तक मामला आ गया है। आप समझ रहे हैं नवल जी? मान लीजिए आरजेडी की लहर होती, जैसे 2024 में हमने देखा मनोज काका की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया, तो वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उसमें विधानसभा तो मनोज काका की होनी थी। लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं हम तो नहीं खेल रहे साहब। रुबिका जी, पता नहीं आप किस दृष्टिकोण से इन चीज़ों को देखना चाहती हैं। आप तो यहाँ तक कह दिया कि हम लोग नरेंद्र मोदी के इतना विरोधी हैं कि वो कुछ भी, वो सरकार चला नहीं रहे हैं। क्या सरकार तो चला ही रहे हैं, तमाम तरह का उत्पात करवा रहे हैं, तमाम ये बोल रहे हैं, अपोजिशन को नो गैंग बोल रहे हैं, आपके चैनल पे बोल रहे हैं। और आप अभी हर्षवर्धन भाई बोल रहे थे, मैं उनके बात से सहमत हूँ कि भाई एक पार्टी का दल का आदमी आया कहता नोनो गैंग है, तो भाई नोनो गैंग कहने वाले को तो कोई कैसे रिएक्ट करेगा? अगर कोई डिबेट कराना है तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ इसका उद्देश्य खर्च कम करना है तो आप स्टेट फंडिंग क्यों नहीं करते? उसके लिए करना चाहिए, सब पार्टियां इस पर तैयार होगी।
कि भाई कोई किसी दल से सारा खर्च जो है इलेक्शन कमीशन चुनाव कराए उस तरह से, उसका काम ही है। इसके अलावा काम क्या है? आज तो चुनाव आप कहते हैं स्टेप पे, कई बार तो चुनाव आयोग के फैसलों पे डाउट होता है कि वो कहां से चुनाव आयोग के रूप में फैसला कर रही है या किसी का प्रभाव है। आप केवल पॉलिसी लाना और केवल नीति बनाना ये कोई समाधान थोड़े है। आपको लगता है कि आपने जो कहा क्या हो गया? ब्लैक मनी खत्म हो गया डिमोनेटाइजेशन से? आप बताइए कि 1000 को खत्म किया, 2000 का नोट लाया, 2000 का नोट क्यों वापस लिया भाई? वापस लिया क्यों लिया? आप बताइए क्यों लिया वापस? क्या उसके लिए माफी मांगेंगे? 3 कानून आपने किसानों के बेहतरी के लिए लाया, वापस क्यों लिया? आप बताइए, जिस जगह आप बताइए क्यों लिया वापस? मैं आपको याद दिला देती हूँ नवल भाई कि अभी जो लेटेस्ट 4 उनकी तरफ सरकार की तरफ से कदम थे वो वापस ले लिए, चाहे वो लैटरल एंट्री हो, चाहे वो कोटा में कोटा हो, ये सारे के सारे उन्होंने वापस मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, तो आप आरोप लगाइए, लेकिन नहीं उससे सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, उससे भी महत्वपूर्ण बात ये है, नहीं सुन लीजिए, बस 10 सेकेंड सुन लीजिए। महत्वपूर्ण बात ये है कि लैटरल एंट्री में जो रिजर्वेशन के साथ वो खिलवाड़ कर रहे थे, इस पर आरजेडी ने और तमाम विपक्षी पार्टियों ने आवाज उठाया, तो आवाज गलत कैसे हुआ? जब उसके दबाव में आपने वापस लिया, इसका मतलब हम लोग सही थे। किसान पूरा आंदोलन किया, 1000 लोग मारे शहीद हुए, उसके बाद मैं मान लेती हूँ। आचार्य प्रमोद कृष्णम, आपने नवल जी की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग दे देना सारा का सारा पैसा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्या? 1 नेशन 1 इलेक्शन ही है। और देखिए रूबिका जी, भारत में लोकतंत्र है, संसद है, डिस्कशन होता है। आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, नेशनल चैनल है, आप बहुत बड़ी एंकर हैं, आप बहस करा रही हैं। ये थोड़ी है कि ये जिस तरह की जो शोर मचाने का नाम बहस थोड़ी है, लॉजिकल बात करनी चाहिए ना। अब मुझे अफसोस इस बात का होता है और दुर्भाग्य है इस देश के लोकतंत्र का ये कि पूरा का पूरा विपक्ष जो है वो राहुल गांधी जी की तरह सोचना शुरू कर दिया है। साहब ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर दीजिएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर। अरे भाई, देश की सरकार ने एक फैसला लिया है और उस फैसले पर डिस्कशन होगा। आप अभी से ही क्यों कह रहे हैं कि साहब ऐसा इसमें पैसा यहाँ से दे दीजिएगा, वहाँ से दे दीजिए? अरे भाई, चुनाव आयोग, देश की पॉलिटिकल पार्टियाँ तमाम मिल करके एक डिस्कशन करेंगी। सरकार ने एक पहल की है, सवाल है इच्छा शक्ति का। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक इच्छा शक्ति दिखाई है और वो इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन है। अगर देश के हित में कोई फैसला लिया जाता है तो क्या आप सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि हम इसका समर्थन करते हैं? इस देश के अंदर इंदिरा गांधी जी के समय, जब भारत में प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनका समर्थन किया। नरसिम्हा राव की सरकार थी और भारत का पक्ष विदेश में रखने के लिए एक नेता को भेजा जाना था, तो उसके बाद उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी के उस फैसले का स्वागत किया। पहला मौका ऐसा आ रहा है कि विपक्ष ने पूरा अपना दिल और दिमाग पता नहीं कहीं ताक पे रख दिया है, इलॉजिकल बातें कर रहे हैं। आप भारत की नई संसद बनी, उसमें किसका नुकसान था? पास दिमाग है, मोदी जी के पास चले जाते हैं या उनका समर्थन करने लगते हैं। इन्होंने, अब देखिए बीच में बोल रहे हैं आप, बीच में बोल रहे हैं, इन्होंने कितना हमला किया हम सुन रहे थे ना। मुझे बताओ, तो बोलना पड़ेगा ना सर। देश में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी, देश में संसद सदस्यों की संख्या बढ़ रही थी। रूबिका मुझे बताइए, मेरा एक सवाल का जवाब दीजिएगा। पूरा विपक्ष मेरा एक सवाल का जवाब दे, 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 एक सवाल का। देश के अंदर मेंबर पार्लियामेंट्स की संख्या इंक्रीज हो रही थी, बढ़ रही थी, और उसकी एक नई संसद बननी चाहिए, बड़ी संसद बनी, उसका उद्घाटन हुआ, उसका विरोध क्यों किया? काले कपड़े पहन के सारे सड़क पे बैठे थे। भारत की संसद को भाजपा का क्यों समझा? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा, उसका विरोध हो रहा है। 3 तलाक हटाया, उसका विरोध हो रहा। अरे महिलाओं को समान अधिकार देना चाहिए, एक देश में एक निशान होना चाहिए, एक विधान होना चाहिए, संविधान होना चाहिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें अरे छोड़ो, ठीक है, मैंने अपनी बात रखी रूबिका। अब इनके सवालों का जवाब बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, वो देंगे। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो नवल किशोर जी यहाँ पर बातें कह रहे हैं। नहीं, ये अवतार है, खाली सवाल पूछ के चले जाएंगे। ये देश में नरेंद्र मोदी के जैसे अवतार है, केवल बोल कर चले जाएंगे और जवाब नहीं सुनेंगे। नवल किशोर जी, सच्चाई ये है कि वो रिक्वेस्ट पर रुके थे, उन्होंने कहा था कि मैं बहस का हिस्सा नहीं बनना चाहता हूं। देखिए,
सच केवल पत्रकार request- के पास ही है, नहीं, सच केवल उनके जैसे लोगों के पास ही है, तो हमारी जरूरत क्या है? नहीं, ऐसा क्यों नहीं है, आपकी क्यों जरूरत नहीं है, लेकिन जरूरत आपको ये लगता है कि नहीं, हर आप चीज कह रहे हैं में कि सच चूंकि सिर्फ आप हमारी ही जरूरत बोलती पता हैं, लगानी है नवल पत्रकार ही भाई, बोलते तो हैं हर आपके चीज जैसे, में जो है और सच केवल वो नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपको ये लगने आचार्य लगा जी ही है केवल सच बोलते हैं, तो हमारी क्या वन जरूरत है? इलेक्शन जैसी चीज को भी अगर आपको लगने लगे कि ये कोई ऐसी स्कीम है जिसमें आप सबका सफाया हो जाएगा, तो फिर तो ऊपर वाला ही मालिक है। फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट, आप ये वही बात है, संविधान पे एक फ्रॉड अटेम्प्ट है। संविधान को बदला गया 67 के बाद प्रभु, इन चीजों को चेंज करने के बाद ही तो ये सारे चुनाव एक साथ नहीं हो पाए हैं। संविधान को बहुत नवल बार जी, बदला गया, पिछले 10 साल में बहुत बार बदला अरे गया। उसकी आत्मा को कब आरक्षण बदला को गया? बहुत बार एक ही बार दरकिनार है। किया गया। आप हाँ? अभी भी देख लीजिए, आपातकाल, क्या मत वो भूलिएगा, यूपी में जिनके साथ आज आप में खड़े हुए बुलडोजर हैं, राज नवल जो किशोर था जी। वो सही था आपके और अनुसार। आप में आप उतनी- चिल्लाते आप थे, बुलडोजर चला दिया। चिल्लाने की बात बुलडोजर नहीं पे है, यहाँ पर क्या तथ्यों को टिप्पणी रखने आया? की बात क्या है नवल फैसला किशोर आया? जी। आप बताइए आप लोगों तो। का दिल नहीं दहलता है, आप भी तो आप लोगों बुलडोजर को के तब समर्थक परेशानी थे। नहीं होती है जब आपके असल जैसे में संविधान पत्रकार के भी तो साथ चोट बुलडोजर की के गई समर्थक थे। है। अब वन कैसे नेशन समर्थक थे? वन बताइए। इलेक्शन को लेकर आप लोगों को ऐसी परेशानी हो रही है जैसे संविधान की सच में ये भी बुलडोज मूल करने का भावना है कोशिश किया उसको जा तोड़ रहा है। मरोड़ दिया जा रहा है। Constitutional बुलडोजर process को बुलडोजर का बुलडोज करने का यहाँ पर कोशिश किया जिक्र जा हो रहा गया है। है। देखिए, मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, 2-3 सवाल नवल किशोर जी ने उठाए। उन्होंने कहा कि भाई इस देश में सबसे पहले तो एक चीज़ करें कि इतने अलग अलग चरणों में चुनाव कराते हैं, उसी को एक करा ले तो वही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इस देश में कभी भी आज़ादी के बाद से आज तक एक चरण में चुनाव नहीं हुए हैं। देश के चुनाव हमेशा साथ रहे 67 तक। एग्जाम्पल 1952 में जब पहली बार इस देश में चुनाव हुए तो 68 चरणों में चुनाव हुए थे, 9.5 करोड़ रुपए लगे थे। आज एक रिपोर्ट कहती है कि 60,000 करोड़ लगे अप्रोक्सीमेटली 2024 में। राज्यों की व्यवस्था अलग और इसके अलावा एक और चीज 2019 में 60,000 करोड़, मैं उसी को कह रहा वो हूं। 2024 का तो अभी डबल डेटा ही नहीं आया। amount हो गया और 2024 सिर्फ में। पैसा मामला नहीं है, पैसा मामला नहीं है। इस देश का यूथ कहता है कि इस देश में दिन रात हिंदू मुस्लिम होता है, पोलराइजेशन होता है। कहानी खत्म, क्योंकि चुनाव के दौरान सब नेता एक दूसरे पर हर तरीके की फप्तियां कसते हैं, हर तरीके की बात करते हैं, वो भी खत्म। और छोड़ दीजिए इस बात को, इस देश में जितनी भी हमारी सेना है जो दिन रात इसी में लगी रहती है, वो किसी और चीज पर लगेगी। और छोड़ दीजिए, हर राज्य में चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, आए दिन बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हम इस पर? अरे आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, लेकिन आज आप पर भी सवाल उठेंगे। जी। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब गोवा की सरकार चुनी जाती है, मणिपुर में सरकार चुनी जाती है, बाकी तमाम महाराष्ट्र में जो सरकार चुनी जाती है, उसके साथ तो खेला आप लोग कर लेते हैं। तो हम क्या करें उनको लेना? हाँ? अगर कोई हमारे नहीं, साथ आना चाहता है, इतना मना कर दें। बेचारा बनने की भी आपको जरूरत हम मना नहीं है कर ना दें, कि हम कोई क्या मना नहीं करें? करेगा भाई, हम कैसे मना करें? हम बिल्कुल मना नहीं अरे करेंगे। भाई, कल तक आप कहते हैं कि ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, फिर एक दिन आपको याद आता है, मैं कहता आप हूं उनको जो है साथ में ले आते हैं। वन नेशन तो जब वन इलेक्शन में अगर आप ये भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं, लेकिन मैं चुनाव को इस तरीके से अपने हिसाब से मोड़ा जाएगा, अरे बिल्कुल, तो फिर तो पूरी विपक्ष आपसे पार्टी सवाल कोई पूछेगा नहीं ना। मोड़ा ना। गया, कोई चुनाव अपने तरीके से नहीं मोड़ा गया, सिर्फ इतना है। और ये हर पार्टी के साथ हर देश में हर जगह रहा है। कोई भी नेता अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आना चाहता है, वो स्वतंत्र है। एक अब हम पार्टी क्या की करें? बात नहीं है ना, आप तो एक पार्टी को एकदम पूरे चांद में जैसे एक तलवार लगा दी गई थी ना, आप तो दो भाड़ कर लेते हैं। अब हम क्या करें जब ये अपने घर वालों तक को नहीं गजब संभाल मासूमियत पाते? है। गांधी खानदान में अगर खानदान शुरू से साथ नहीं रहा तो क्या करें? हम मना कर दें? यादव खानदान में अगर अखिलेश यादव जी के चाचा जी नाराज, उनके भाई के बेटे नाराज, उनकी बहू नाराज, तो हम क्या करें? उनको मना कर दें? कौन मना करेगा? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में कोई मना नहीं करेगा। हमसे भी तो लोग छूट कर जाते हैं, हम तो नहीं कहते। बताइए, न्यूज 18 का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ना ना, क्या क्या अब कल तेज प्रताप कहने लगे हमें नहीं जाना तो क्या करेंगे हम? बताइए। शुभम त्यागी रुक जाइए। नवल किशोर जी, आपको ये तो पता लग जाता है कि वो किस तरीके से बातें कर रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसमें आपको दिखता नहीं है कि कैरेक्टर। आप लोग भी चुन चुन कर जो है, आपको भी आदत हो चली है कि अगर यहाँ इस पक्ष के सवाल पूछे जा रहे हैं तो चुप हो जाओ, आंख मुंह बंद कर दो, और अगर उस तरफ से जवाब आ रहे तो सीधे तौर पर बोल दो कि देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीडिया और न्यूज 18 का इसमें क्या जिक्र करने की जरूरत है? आपके मन का सवाल पूछा गया कि न्यूज नहीं पूछा 18 गया? का इसलिए नहीं एकदम, देखिए न्यूज 18 का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का भ्रम फैलाने में। क्या शिवम भ्रम त्यागी फैलाने को में? चिल्लाने देते हैं बिना मतलब का। हाँ?
अभी आप ही के मन का सवाल पूछा, आप लोगों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम है, मेजर प्रॉब्लम है। अभी 12-15 मिनट आप बोले, अभी 40 मिनट की। बीजेपी के सर ऐसा है, आप लोगों से जाएगा। ये जो आरोप आप पर लगाते हैं ना, इसमें बहुत हद तक सर सच्चाई भी है। इस बात पर मुझे इसलिए यकीन होता है कि अभी आप ही का सवाल मैंने पूछा है, आप ही का सवाल जो आप कहना चाह रहे थे, उसी सवाल को मैंने पूछा है, और उसमें भी आपको लग रहा है कि न्यूज़ 18 पर ये क्या डिस्कशन हो रहा है। तो क्या डिस्कशन करूं सर मैं? क्या तेजस्वी यादव बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते थे, ये डिस्कस करूं? कौन सा जवाब क्या डिस्कस करूं मैं, ये बताइए आप। लालू प्रसाद यादव बहुत अच्छा मटन बनाते हैं, ये डिस्कस करूं तो आपको अच्छा लगेगा? अभी तक वो ये नहीं बता पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है। वो नहीं बता पाए, इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर किस तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं नवल किशोर जी, मुझे ये बताइए। पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा? बताइए, आप सरकारें क्यों गिराते हैं, हाँ कि ना? पहले आप मुझे ये बताइए, पूछा कि नहीं पूछा? आपने क्या आपने पूछा उनसे कि जिसको 70,000 करोड़ का आरोपी बता रहे थे, वो अगले दिन डिप्टी चीफ मिनिस्टर कैसे बन गए? मैंने पूछा ना, ये कौन सा सरकार तोड़ने और जोड़ने की बात है? नहीं, मैंने पूछा कि नहीं पूछा कि पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी कि नहीं तोड़ी? मैंने पूछा कि नहीं पूछा गोवा में मैंडेट किसी और पार्टी को मिला था, सरकार आप बनाने चले गए? मैंने पूछा कि नहीं पूछा, या फिर आपने कान में उंगली डाल दी थी? आप तो बोल रहे हैं, अरे आप बोल रहे हैं कि आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं आप विधायक को नहीं संभाल पा रहे हैं। इस तरह का अरे भाई, वो तो मैं पूछूंगी ना मनोज काका से, उनसे भी पूछूंगी और शिवम से भी पूछूंगी, आपसे भी पूछूंगी। मेरा कर्तव्य है सवाल पूछना, आप तीनों से सवाल पूछूंगी। आपको ये सुनाई दे रहा है कि मैंने मनोज काका के विधायक को लेकर सवाल किया, लेकिन ये नहीं सुनाई दे रहा है कि शिवम त्यागी को कटघरे में खड़ा किया, भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। आप लोगों ने मीडिया की साख को गिराया है सर, आप लोगों ने झूठ बोल के मीडिया की साख को गिराया है, तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। जनता बेवकूफ नहीं है नवल जी, सबको सब दिखाई दे रहा है। मेरा व्यूअर बहुत कायदे से और ध्यान से सुनता है। केवल अपोजिशन बेवकूफ है आपके अनुसार? ना, मैंने अभी आपको घोषित कर दिया है सर, जो आप कह रहे हैं मैंने घोषित कर दिया है। मैं बहुत ईमानदारी से डिबेट करती हूँ नवल जी, ये बात आप अच्छे से जानते हैं, और ये सवाल मनोज काका भी मानेंगे कि मैंने अभी इनसे पूछा है। आपको दिखता ही नहीं है कोई सवाल, उसको आप ऐसे रेत में दबा देते हैं जैसे शतुरमुर्ग अपना सर दबा देता है। हर्षवर्धन जी, ये नया ट्रेंड निकल आया है। वन नेशन वन इलेक्शन पर दोबारा लौट कर आ रही हूं सर, मुझे सच में नहीं चाहिए कोई सर्टिफिकेट आपकी तरफ से, आदत है मुझे। हर्षवर्धन जी देखिए रूपिका जी, मैं यही कह रहा हूं कि देश में मुद्दों पर बात करने का अकाल अगर पड़ जाए, चर्चा किस पर हो रही है? वन नेशन वन इलेक्शन पर। आज तो कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि ये हिंदू मुसलमान की बहस है, आज कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि कम्युनल डिबेट है, आज कोई ये भी आरोप नहीं लगा सकता कि बुलडोजर की डिबेट है। इस देश में चुनाव लोकतंत्र का आधार है, और उस आधार को एक व्यवस्था थी, वो व्यवस्था फ्रैक्चर्ड मैंडेट की वजह से गड़बड़ हुई, वो व्यवस्था राज्यों में बिना वजह राष्ट्रपति शासन लगाने से गड़बड़ हुई। अब उसको दुरुस्त करने की बात आ रही, राष्ट्रपति शासन भी न लगाया जा सके इसके लिए भी बाकायदा व्यवस्था हुई। हमने समय समय पर चुनाव सुधार किए। किसी समय जब चुनाव सुधार पहले होते थे, कांग्रेस की सरकारें थी या मिलीजुली सरकारें थी, क्या कभी ये कहा गया कि नहीं ये विपक्ष को बुलडोज करने के लिए? और जनता को आप जनता के इसको कहते हैं ना विजडम पर सवाल उठाते हैं। हाँ। जब आप कहते हैं कि नहीं ये तो सब नरेंद्र मोदी को लाभ देगा, ये भारतीय जनता पार्टी। मनोज काका 30 सेकंड सर। देखिए रुका, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जब आप मुद्दों की बात, मैंने एक बहुत साधारण सवाल पूछा कि जस्टिस BS चौहान की जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसको भारतीय जनता पार्टी को पढ़नी चाहिए। जो सरकार जिनका चरित्र ये रहा हो कि वो बुलडोजरी न्याय, तानाशाही न्याय को अपना न्याय समझते हो, वो तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जिस पर रोक लगाया हो, जिस देश के जो राजनीतिक दल इस देश में माफीनामे पे अपना जीवन जिया हो, जो राजनीतिक दल तमाम सरकारों को खरीदा हो, जो राजनीतिक दल जिसको 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी बता रहा हो, वो तुरंत उसको ज्वाइन करा लिया हो। जिस राजनीतिक दल के कार्यकाल में इस देश के आप ये कह रहे हैं कि वो ट्रैक जो है वो आपको यकीन करने पर नहीं उत्साहित कर रहा है, लेकिन सच बात ये शिवम, मेरे पास वक्त की कमी है, सच बात ये है कि इस पर ईमानदारी से चर्चा कीजिए। आप पहले से ही ये नोशन मत ले जाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़े लेवल पर खर्चा बचेगा, समय बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। क्या ये हो सकता है? ये नहीं, ये तो आप ही पार्टियां आपस में तय करेंगे।